नमस्कार। आपके कमेंट आते हैं, कई बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब देना चाहता हूँ लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए एक नया एक्सपेरिमेंट करके मैं देख रहा हूँ कि मैं उन सभी सवालों का एक वीडियो के माध्यम से जवाब दे दूँ। आज ये पहला वीडियो है, हम कोशिश करते हैं, यदि आपको पसंद आएगा तो हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। एक-एक करके सवाल लेते हैं और उनका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। एक कमेंट आया है करण जी का, काली ज़मीन को नरम कैसे करें? देखिए, ज़मीन को नरम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें, कार्बनिक पदार्थ उसके अंदर डालें। कार्बनिक पदार्थ डालने का एक तरीका है कि हमारा जो ट्रेडिशनल हम गोबर की खाद डाल सकते हैं, सड़ी गोबर की खाद। आपकी जब आप फसल लगाते हैं उससे 15 दिन से लेकर 30 दिन पहले, और वो प्रैक्टिकली गोबर की खाद सड़ी हुई मिलना मुश्किल है, इसलिए उसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि हम गर्मियों में सनई या ढेंचा की हरी खाद करें। इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। किसी भी तरीके से मैं इस विषय पे आप पे डिबेट करने को तैयार हूँ। हरी खाद सनई ढेंचा से बेहतर कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर और जमीन को सुधारने के लिए। इसमें और थोड़ा आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि आप सब सोइलर से सब सोइलिंग कर सकते हो ताकि नीचे की हार्ड पेन आपकी टूट जाए। उसके बाद में ढेंचा फेंक के पानी लगाते रहें और 45 से 55 दिन के आसपास उसको मिला दें जमीन के अंदर। अगला प्रश्न है पाटीदार कुंदन जी, और इन्होंने काफ़ी लिखा है और बहुत आई थिंक अच्छी जानकारी रखते हैं। इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन के बारे में लिखा है। इन्होंने कहा है गुजरात में कुछ लोग इसको इलीगल तरीके से बोते हैं और इसका उत्पादन अच्छा होता है। उनका आगे भाव ये भी है कि सरकार है इसको लाए इंडिया में, क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन वहाँ बाहर यूएसए वगैरह में होती है उसी का तेल खाते हैं, तो क्यों नहीं हमारा किसान ग्रो कर ले इसको। और यही उनको लगता है कि इससे ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। मैंने इस विषय में बहुत स्टडी की है, मैं आपको ये बता दूं, जो ये कहना चाह रहे हैं बाकी किसानों के लिए बता दूं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन क्या होती है, खासकर ऐसी सोयाबीन जिसके जीन में छेड़छाड़ करके उसको ऐसा बना दिया गया है कि उस पे ग्लाइफोसेट का असर नहीं होता है। और यदि आप ग्लाइफोसेट, जिसको आप चारामार बोलते हो, मीरा इकेतर बोलते हो, वो स्प्रे कर दोगे तो सभी कचरा खत्म हो जाता है और सिर्फ आपकी सोयाबीन बच जाती है उसके अंदर, क्योंकि उस सोयाबीन को वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ होता है। ये जिन जिन कंट्रियों ने किया है, यूएसए ने किया है, अर्जेंटीना ने, ब्राजील ने किया है, चाइना ने किया, जो सोयाबीन में हमसे काफी आगे हैं, वो सभी देशों ने कर चुके हैं। लेकिन वहां भी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन सोयाबीन में कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन ये है कि हम मतलब मैकेनाइजेशन करें, सोयाबीन में मैकेनाइजेशन करें, मैकेनिकली वीड कंट्रोल करें। चाहे हम हमारा रिसर्च रोबोटिक्स की तरफ, रोबोट्स की तरफ जाए, या और हम हमारी नीड के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से मैकेनाइजेशन करें। वो सॉल्यूशन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, वो बात है कि कई बार हमें लगता है कि वहाँ का जेनेटिकली मॉडिफाइड का सोयाबीन का ऑयल यहाँ आ जाता है और हम क्यों नहीं ग्रो करते, उस विषय पे मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले उन देशों में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन थी वो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस थी। अभी और कई हर्बिसाइड से भी रेजिस्टेंस कर दिए, उसके बाद में भी वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है मैकेनाइजेशन, रोबोटिक्स। और जितना हमारे आज किसान के लेवल पे भी जो मैकेनाइजेशन है सोयाबीन में, जैसे कल्पनी चलाना और करना, उस टाइप से हमारी रो स्पेसिंग सेट कर देना, बीच में कुदरत जब मौका दे तो कल्पनी चला देना, इस टाइप की चीजें हम कर सकते हैं। साथ ही क्रॉप रोटेशन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है। होप मैं कुछ क्लियरिटी दे पाया। पवन पाटीदार जी लिख रहे हैं, मैं खंडवा जिले से हूँ, खेती डॉक्टर चैनल देखता रहता हूँ, मुझे फायदा हुआ है। थैंक यू सर। गर्मियों की मूंग का वीडियो है, उस पर कमेंट आया है निर्वन तोमर साहब का। सर दूधी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ उसकी बेस्ट दवाई का नाम बताएं। और नीचे एक लोहार साहब ने लिखा है, सर पलेवा करके मूंग की बुआई करना ठीक है या बुआई करके पानी देना?
तो दूधी ज़्यादा है तो मूंग में आप आयरिश या पटेला का स्प्रे कर दें, कंट्रोल कर लेती है दूधी को। वैसे गर्मियों के मूंग में यदि आपके पास कम रकबा है तो मैनुअल गुड़ाई ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि क्रॉप दब जाती है हर्बिसाइड के स्प्रे से। पर जो हमारे पास ऑप्शन है मूंग में वो आयरिश, पटेला या परशूट, जो ईमेल सफर के नाम से आते हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो। मूंग प्लेवा करके बोना चाहिए, सूखे में बोना चाहिए। तो प्लेवा करके बोना बेस्ट है, क्योंकि उससे जर्मिनेशन आपका ठीक से बराबर होता है, और दूसरा जर्मिनेशन तो सूखे में भी होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें आपके वीड्स कम आते हैं। और जब आप सूखे में बुआई करते हो तो आपके खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं और वो बड़ी समस्या होती है। लेकिन कई बार सूखे में बुआई उस दशा में रिकमेंड की जाती है जब आपके पास समय कम हो। प्लेवा करोगे और खेत तैयारी में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप वैसे में समय कम है तो फेंक के और पानी चला सकते हो, कोई बहुत बुराई वाली बात नहीं है। अगला सवाल है अमित जी का, ढैंचे की बुआई में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं? ढैंचा एक पौधा है और वो हर एक न्यूट्रिएंट को जमीन से ऊपर लाता है, और उसकी बॉडी में हर एक न्यूट्रिएंट होता है जो प्लांट को चाहिए। जो 17 न्यूट्रिएंट का आप नाम सुनते हो वो ही नहीं, उसके अलावा भी जो सहायक न्यूट्रिएंट है वो भी ढैंचा के अंदर होते हैं। सभी न्यूट्रिएंट होते हैं, और सॉइल से नीचे से माइनिंग करके लाता है और ऊपर की लेयर पे प्रोवाइड कराता है। सभी न्यूट्रिएंट होते हैं, कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं। और सिर्फ न्यूट्रिएंट तक भी ढैंचा का मसला नहीं है। ढैंचा न्यूट्रिएंट के अलावा आपके सॉइल को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों प्रॉपर्टी इंप्रूवमेंट करता है। खासकर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की यदि आपने बात की है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में सब माइक्रोन्यूट्रिएंट तो मिलते ही हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ाता, जो है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। चिलेशन की प्रॉपर्टी देगा। जो ये चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आप खरीद रहे हो, मेरे ख्याल से उनकी जरूरत भी नहीं होगी आपको, यदि आप 1-2 साल ढैंचा करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है संजय जी का, सर जी सनी और ढैंचा फसल की विस्तार जानकारी चाहिए, कितने दिन की क्रॉप में रोटावेट करना चाहिए, कब कब लगा सकते हैं, बीज कहाँ से मिलेगा? इस पे सनई ढैंचा पे मैंने डिटेल ग्रीन मैन्योरिंग पे बहुत वीडियो बनाई, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसमें क्या लिखा है और कब लगा सकते हैं? आप रबी फसल आपकी कट जाए उससे लेके आप अगस्त तक लगा सकते हैं, लेकिन आपकी खरीफ वाली फसल डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए आप रबी फसल कटने के बाद में चाहे फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगा लें, और फिर 45 से लेके 55-60 दिन के ऊपर उसको जमीन के अंदर मिला दें, ताकि आपकी खरीफ की फसल भी डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, रबी की फसल में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको खरीफ में मान लो सोयाबीन जैसी फसल है आपके हो ही नहीं रही है, आगे आपको अच्छी फसल लेनी है रबी वाली, तो उस केस में आप इसको बारिश के टाइम भी लगा सकते हो, खरीफ की फसल छोड़ के। मान लो जैसे हमारे इधर कोटा रीजन में लोग लहसुन लगाते हैं, ऊटी का लहसुन लगाते हैं, तो वो लोग खरीफ की फसल सोयाबीन छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो सोयाबीन में है भी नहीं, तो इसलिए उस जमीन में आप सनई या ढैंचा की हरी खाद लगा सकते हैं। बीज कहाँ मिलेगा? तो सनई ढैंचा का बीज जहां भी आपको अपने आसपास मिल रहा है, आसपास जहां भी मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, उस किसान से ले लीजिए। वेराइटी का कोई बहुत लफड़ा नहीं होता है। अदरवाइज ढैंचा वाला एक आदमी मेरे कॉन्टेक्ट में, उसके नंबर मैं आपके यहाँ डालता हूँ, आपके पास भी हो तो आप डाल दो, इधर उधर से किलो, वेराइटी का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। और ये अमेजोन पर से 200-400 रुपए किलो का बीज मंगवाने का कोई मतलब नहीं है। जनरली इसकी रेट होती है 70 रुपए से लगा के 100 रुपए तक। 100 लास्ट बीज की क्वालिटी नहीं रहती है। कोई दुकान वाला बाहर से लाके बेचता है तो 100 ले लेगा, 150 ले लेगा, पर लेना नहीं चाहिए इतना भी, 100 मैक्सिमम बहुत है। अगला क्वेश्चन है अशोक जी का, MS1142 मूंग की वैरायटी है। MS1142 खरीफ में लगा सकते हैं क्या? नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जहाँ खाली बरसात से मूंग होती है। MS1142 HM की वैरायटी है, शानदार वैरायटी है, पीलिया रोग नहीं आती, अच्छी उपज होती है। खरीफ में भी लगा सकते हो, गर्मियों में भी लगा सकते हो। नागौर के लिए बेस्ट वैरायटी आज के दिन आप निस्संदेह लगा सकते हैं। अगली खाद है, अगला क्वेश्चन है आपका लोकेंद्र जी का, आजकल हरी खाद ढैंचा सनई में भी गिराड केरा बहुत लगता है, स्प्रे की जरूरत होती है क्या? यानी कीड़ा बहुत लगता है हरी खाद की फसलों में भी। तो कीड़ा लगता है तो बहुत कम आपके अटैक है कीड़े का, तो आप कुछ ना करें। आपको ये लग रहा है कि यदि मैं कुछ ना करूंगा तो ये सनई ढैंचा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, हालांकि पानी देते रहोगे तो ये उड़ जाएगा, कीड़ा लगा रहेगा तो भी बढ़ जाएगा।
लेकिन फिर भी आपको ऐसा संदेह लग रहा है कि ये तो चाल ही नहीं पकड़ रहा है बिल्कुल, तो जैसे क्लोरोपाइरिफॉस का स्प्रे कर दिया ताकि वो मोटे मोटे कीड़े आपके मरमरा जाएं और वो थोड़ी फास्ट ग्रोथ ले, क्योंकि उसके अपने को जल्दी ग्रोथ चाहिए। बाकी सामान्यतः इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कीड़े आएंगे, खूब आते हैं, कीड़े तो ज्यादा आते हैं ढेंचा के अंदर। सेम्युलुपुर बहुत आता है, वो हरे वाली लट आपकी आती है। आपका गिल्डल बीटल बहुत ज्यादा आता है, और ये एक टेक्नोलॉजी भी है सोयाबीन में, आपको पता हो तो। सोयाबीन में ढेंचा को बीच बीच में लगाया जाता है कुछ लाइनों में, इसलिए लगाया जाता है कि गिल्डल बीटल का पूरा अटैक इसके ऊपर ढेंचा पे हो जाए, और फिर ढेंचा के ऊपर हम कीटनाशक स्प्रे करके, कम एरिया में ढेंचा रहेगा ना, एक ट्रैक्टर की रो के अंदर ही, तो कम एरिया में आप वो आपका कीटनाशक करके उसको गिल्डल बीटल को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो एक ट्रैप क्रॉप के रूप में काम कर लेते हैं, कीड़ा तो इसमें आएगा बॉस, लेकिन हरी खाद के लिए कर रहे हो, बहुत नेक्टिक किस्म की फसल है, निकल जाएगी, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात। बहुत ही ज्यादा फसल को चलने ही नहीं दे रहा, उस केस में आप सो सकते हो, क्लोरोपाइरिफॉस जैसी नॉर्मल दवा कर सकते हो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। नीलेश जी का क्वेश्चन है, सर उसको हम ढाढ़न के नाम से जानते हैं, बीज कहाँ मिलेगा? हाँ ढाढ़न है, ढाढ़ून कहते हैं कुछ लोग, हड़ौती में हमारे ढाढ़ून कहते हैं, वही है। लेकिन जो हमारी मेड़ों पे उगता है वो वाइल्ड सा प्रतीत होता है, जंगली सा, क्योंकि उसमें क्या है कि बायोमास उतना नहीं होता है, समझ रहे हो आप? उसकी मतलब स्टेम जो तना है उसमें रेशा ज्यादा पड़ेगा, पत्तियां कम होंगी, रसदार कम होगा, वैसा ही है। लेकिन जो ये हरी खाद के लिए जो करते हैं किसान, जिससे भी किसान से खरीदेंगे, वो मतलब वैसा ही पौधा है, लेकिन उसमें क्या है, बायोमास बढ़िया मिलेगा आपको, पत्तियां ज्यादा होंगी, रेशा पौधे में कब होगा, सकुलेंट होगा। पौधा वही है जो आपकी मेड़ों पे उगता है, ढाढ़ून जिसको आप कहते हैं, वही है। बीज कहाँ मिलेगा? तो बीज का मैंने इससे पहले भी बता दिया कि आप अपने आसपास से खरीद लें, जहां से भी आपको मिल रहा है। रेट आपकी 70 से 100 के आसपास होनी चाहिए, और एक किसान के नंबर में डाल रहा हूँ, आपके किसी भी नॉन के, यहाँ आपने जिससे खरीदा उसके नंबर आपके पास है तो आप डाल दें। अगला क्वेश्चन है मोथा और दूब घास पे, मैंने एक वीडियो बनाया उसके लिए। अरे भाई यूं खेत को उलटने पलटने का समय नहीं मिलता, कोई दवा? तो इसका मैंने इसमें मोथा और दूब घास को कंट्रोल करने के लिए समर डीप प्लोइंग, गर्मियों में गहरी जुताई को रिकमेंड किया है। और किसी ने ये लिखा है कि भाई इससे हमें गर्मियों में खेत, हमारे पास टाइम नहीं है और पलटने के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो बॉस यदि मेरे ख्याल से जितना मेरा सा ज्ञान है उस हिसाब से किसी बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से सनी सॉरी आपके दूब और मोथा को कंट्रोल करने के लिए समर डीप प्लोइंग, जो कि इतनी नमी पे हो कि मध्यम आकार के ढेले बने, उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। और यदि आपकी प्रॉब्लम ये है तो आपको आप यदि गर्मियों में कोई फसल भी लेते हैं तो वो फसल बलिदान करके इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मोथा और दूब को परमानेंटली कंट्रोल कर दे। जो मक्का में और गन्ने में सेम्प्रा आती है खासकर मोथा के लिए, वो ठीक बात है, आपकी उस पे जा सकते हो, लेकिन जो खेत से कंप्लीटली निकाल दे वो चीज तो गर्मियों में गहरी जुताई है। या फिर आप दूब के केस में ये कर सकते हो, खेत में नमी हो उस टाइम आप बार बार कल्टी निकालो और पीछे आप आदमी लगा के उसको पूरे दूब के उनको अवशेषों को, जो आपके राइजोम स्टोलन होते हैं दूब के, उनको आप बिंदवाओ और उसको खेत से बाहर निकालो। वो एक तरीका हो सकता है, वो काफी लेबोरियस हो जाता है। मैं तो स्ट्रांगली समर डीप प्लोइंग को रिकमेंड करता हूँ मोथा और आपका इसको कंट्रोल कर दूब को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा अगला क्वेश्चन है लामरात जी का, जिन्होंने लिखा सर एमपी के बैतूल जिले में मूंग में ककोड़ा की समस्या बहुत आ रही है। मैं समझ रहा हूँ ये लिख रहे हैं कि पत्ते कुकड़े होने की समस्या बहुत आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इसमें अब की बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, खासकर सफ़ेद मक्खी आ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम थ्रिप्स की आ रही है। थ्रिप्स क्या, हमारे आसपास कोई फसल, मूंग के आसपास कोई ऐसी फसल लगी है उसका थ्रिप्स पूरा शिफ्ट हो गया है। जैसे हमारे यहाँ भी खुद ही अपने यहाँ प्रॉब्लम है कि जो बरसीम लगा हुआ था चारे के लिए, उसका पूरा थ्रिप्स मूंग पे आ गया और पूरा कुकड़े पत्ते हो गए। तो जो सामान्य कीटनाशक हैं उन पे रहे आप, प्रोफेनोसाइपर पे जा सकते हो, या इमिडा पे जा सकते हो, इमिडा फिप्रोनिल जा सकते हो, और खेत के चारों तरफ जितनी मेड़ों पे
गाजर वाजर घास या कोई और वीड है, हरापन है, उसको आप कंट्रोल कर दें, खत्म कर दें। कोई दवा ग्लाइफोसेट वगैरह मेड़ों के ऊपर करके, या उसको मैनुअली उसको खत्म कर दें। ग्लाइफोसेट को खेत में मत कर देना। अच्छा, किसान गर्मियों, अच्छा ये मर चुके हैं। जुलाई में अच्छा, इसने किसी ने पूछा ढेंचा को जुलाई में लगा सकते हो क्या? हाँ, लगा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आप खरीफ की फसल जब नहीं ले रहे हो और रबी में आपको दम बैठाना फसल में, तब, या आप मान लो सावणी छोड़ रहे हो, उस केस में आप बारिश वाले सीजन में, खरीफ वाले सीजन में इसको ढेंचा को कर सकते हो। लेकिन एक चीज उसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहां भारी जमीन है, जैसे हमारे राजधानी कोटा रीजन में, तो वो लोग क्या करें कि एकदम बारिश होते ही ढेंचा को ना लगा दें। उससे क्या है, कभी कभी चक्कर पड़ जाता है। क्या चक्कर पड़ता है? जुलाई में आपने लगा दिया, जुलाई और अगस्त लास्ट में वो उसको पलटने का टाइम होगा, और अगस्त लास्ट में कई बार क्या लगातार बारिशें होती है, तो आप उसको पलट नहीं पाओगे और उसकी हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको जहां छावनी रखनी है वहां आप 15 जुलाई के आसपास या अगस्त के फर्स्ट में लगाओगे तो ज्यादा उसको बेहतर तरीके से आप इनकॉर्पोरेट जमीन में कर पाओगे। और यदि कुदरत मौका देती है तो आप कभी भी लगाओ, पर उसका अपन कंफर्म कह नहीं सकते। हाँ देखो, आगे इसने क्वेश्चन पूछ भी लिया एक बंदे ने कि प्रिंस जी हैं, सर मूंग में थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा, तो यही है कि उधर कहीं और फसल रही है और उस पूरी फसल का थ्रिप्स इधर शिफ्ट हो गया। और थ्रिप्स को कंट्रोल करना आप तो जानते होंगे, यदि लहसुन में प्याज की खेती करते हो तो थ्रिप्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी जो मैंने नॉर्मल इंसेक्टिसाइड बताए वो इस्तेमाल करें, और साथ ही यदि आप नीम वीम के कोई ये अरक वरक बना के स्प्रे कर देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मूंग में हम बहुत भारी, जैसे आप टोल्फेनपैराइड है या फिप्रोनिल 80% वाली है, वैसी कीटनाशक स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि उतना तो अपने निकलेगा नहीं मूंग में, इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो जो सामान्य कीटनाशक है वो करें, नीम नाम के बना के खुद के स्तर पे वो डालें, या फिर जो प्रोफेनोफोर साइपर या इमिडा इमिडा प्लस फिप्रोनिल, इन पे ही रहें आप। 1 एकड़ में ढेंचा कितना बीज बोना है? 20 से 25 किलो प्रति एकड़ बोना चाहिए साहब। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद भी पूछा है, गेहूं की कटाई के बाद लगाया जा सकता है क्या ढेंचा? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, गेहूं की कटाई यही सबसे बेस्ट टाइम है। हरी खाद का टाइम ही गर्मियों में होता है, सही टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद पी है प्रणाम सर, मुझे ढेंचा बीज लगाना है। अभी मेरी एक किसान मित्र ने बताई ढेंचा लगाया था, उनका कहना है मिट्टी लगाने के बाद ये पूर्ण रूप से सड़ता नहीं है, इसके बीज अगले 3-4 साल तक उगते रहते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि ढेंचा सड़ता गलता नहीं। भाई साहब, आपकी जो गोबरी खाद जितने दिन में सड़ गल जाती है उतने दिन में ही ढेंचा सड़ गल जाएगा, क्योंकि गोबर का खाद का जो CN रेशियो होता है वो ढेंचा में होता है। ये कोई धान की या गेहूं की पराली नहीं जिसका 80:1 CN रेशियो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है। इसका 20 से 30:1 कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है। ये आराम से सड़ गल जाएगा। इवन आप इसको मिट्टी में मिलाने के 7-10 दिन बाद में, 7 दिन 1 वीक बाद में दूसरी क्रॉप ले सकते हो। ये न्यूट्रिएंट रिलीज होने इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है कई बार ऊपर मान लो जो नीचे दबा नहीं है, गला नहीं है, उसका कुछ अवशेष जरूर बच जाए, लेकिन इमोबिलाइजेशन जैसी परिस्थिति नहीं आएगी। CN रेशियो इमोबिलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, इस पे नहीं जाएंगे अपन, पर ये मानिए कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट क्रॉप ले सकते हो। इवन धान में तो इसको इनकॉर्पोरेट करके तुरंत ही लोग नेक्स्ट फसल पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग उड़द के लिए कीटनाशक दवाएं बताएं। इस पे मूंग उड़द में खासकर बहुत जो छोटे मूंग है उसमें कई बार क्या दिक्कत आती है कि अ, पत्ते उसमें खाते हैं, पत्तों में छेद होता है और पत्ते कुकड़े भी होते हैं, तो वे वो लोग सामान्य कीटनाशक पर रहें, जैसे मोनोक्रोटोफास पे जा सकते हैं, जैसे खुद का पत्ते काट रहा है और कर रहा है उस केस में है। आप उसमें एसीपेट पे जा सकते हो, आप डाइमिथोएट पे रह सकते हो। ये सामान्य कीटनाशक हैं जो कोई हल्की फुल्की इल्ली होगी उसको भी मार लेगा, और आपका रस चूसने वाला कोई कीड़ा होगा या कोई फुदका टाइप का होगा उसको भी मार लेगा, ताकि वो पत्ता खा रहा है उसको मार लेगा। अगला क्वेश्चन है, लहसुन के एक वीडियो पे कमेंट किया है महावीर जी मालव ने, सर हमारी जमीन में सोयाबीन, चना, गेहूं, सरसों की फसल जोरदार पैदावार होती है, लेकिन लहसुन की फसल नहीं होती है। भाई साहब, जड़ वाली कोई भी फसल हो, कान खोल के सुन लो। मैं यदि चिल्ला के बोल सकूं इस बात को तो मैं बोलता ऊपर हाथ करके कि लहसुन नहीं, कोई भी जड़ वाली फसल नहीं होगी यदि जमीन में कार्बनिक खाद नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, सोइल का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा नहीं होगा। और उसके लिए हम सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन करने की ना सोचे जमीन को, उसमें कुछ एड ऑन करें। और गर्मियां हैं, अभी डालें, सड़ी गोबर की खाद डालें या हरी खाद की फसल डालें, या आपके पास पानी सुविधा नहीं है तो बारिश वाले सीजन में हरी खाद की फसल करें। अगला क्वेश्चन है, सर जी जनवरी में ढेंचा फेंका था बहुत कम बढ़ा। बिल्कुल, जनवरी में नहीं बढ़ेगा,
जनवरी में टेम्परेचर बहुत कम होता है और उस टाइम नहीं बढ़ेगा। ये खासकर गर्मी की फसल है, गर्मी बारिश की फसल है। तो आप जनवरी थोड़ा जल्दी था, फरवरी में डालते तो आपका ढैंचा बहुत शानदार बढ़वार लेता। अगला क्वेश्चन सुरेंद्र पटेल साहब का है, मूंग से भी पैदावार ले सकते हैं? हाँ, मूंग आप लगा सकते हो और मूंग के में आप यदि फलियां तोड़ के और उसको इनकॉर्पोरेट कर दो तो वो भी ठीक है काफी हद तक। अगला मुकेश जी का है, सर मूंग में पत्ते छेद हो रहे हैं, इसको अपने ले लिया पहले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, काफी लंबा तो हो गया पर आगे इसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये पहला वीडियो था, तो आप भी सजेशन दें कि क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं या कम क्वेश्चन रखें या वीक में 2 ऐसे वीडियो बना दें। आप प्लीज जैसी सलाह देंगे वैसे हम चलेंगे। नमस्कार।